हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीवनी। प्रीवियस पार्ट के अंदर आपने डिस्कस कर लिया था किरण प्रकाशिकी के अंदर समतल दर्पण के बारे में, और समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आरबीसी बोर्ड दोनों से रिलेटेड है। और मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बता दिया था। फर्स्ट पॉइंट था कि किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए समतल दर्पण की जो लंबाई है, समतल दर्पण की जो ऊंचाई है, वो व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। न्यूनतम जो है वो कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की आधी। यानी व्यक्ति से अगर आप आधी लंबाई का क्या लो, समतल दर्पण लो, तो आपका पूरा का पूरा प्रतिबिंब आपको दर्पण के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। जो सेकंड अपना पॉइंट है वो क्या है? देखो, सेकंड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखना कि अगर मैं दर्पण को थीटा कोण पर मैं घुमा दूं, मतलब क्या है इस चीज का? देखना, आपतित किरण आपने पढ़ ली, परावर्तित किरण के बारे में आपने पढ़ लिया, तो किरण को तो वहीं रखना है, उसी जगह फिक्स रखना है, लेकिन दर्पण को क्या कर दो? आप घुमा दो। मतलब क्या है? देखना, जैसे देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो मैं तो मेरी जगह फिक्स हूं, लेकिन मैं इस बोर्ड को क्या करूं? ऐसे घुमा दूं। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि आपतित किरण को तो वहीं रख लो और दर्पण को थीटा कोण पर आप घुमा दो, तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी क्या घूम जाती है, वो अपन देखते हैं। तो देखना, पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। देखो, ये मैंने बना दिया समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? समतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर ये मैंने आपतित करवाई है किरण। देखो, ये मैंने क्या किया? किरण को आपतित करवा दिया। अब बताइए किरण कैसे आपतित हो रही है? 90 डिग्री पे, है ना? इसका मतलब अभिलंबवत। ये कैसे आपतित हो रही है भाई? अभिलंबवत ये आपतित हो रही है। और आपको पता है जब अभिलंबवत आपतित होती है तो उसी दिशा में वापस से लौट जाती है। ये मैंने बात आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे आई तो 90 डिग्री पे ये वापस से चली गई। ठीक है, तो यही कौन सी किरण है? आपतित किरण भी है। आपतित जो किरण है वो भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है, और अभिलंब भी यही है। ठीक है, तो यह है पहले की अपनी स्थिति जो आपको दे रखी है। ठीक है, ये अपने पहले की स्थिति। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस आपतित किरण को तो यही रख रहा हूं, लेकिन दर्पण को मैं थीटा कोण पर घुमा रहा हूं। ठीक है, किस कोण पर? थीटा कोण पर। देखना, ये जो है वो दर्पण की प्रारंभिक स्थिति होगी, तो इसे मैं फर्स्ट लिख देता हूं। और अब जो है वो दर्पण है वो ये देखो यहां आ गया। किस कोण पर लेके आ गए दर्पण को अपन? देखो, जो पिंक कलर से मैंने ये दिखाया है ये दर्पण की बाद वाली स्थिति है। पहले दर्पण ऐसे था, मैंने इसे पकड़ के यूं घुमा दिया तो ये दर्पण अब यहां गया, तो ये इसकी सेकंड यानी ये दूसरी स्थिति होगी इसकी। ठीक है, और जो आपतित किरण है वो पहले जहां थी अभी भी वो वहीं पे ही है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अभी भी जो है ना आपकी किरण, देखो चलो इसको मैं नीचे की साइड में लेके ऊपर की साइड घुमा देता हूं। यहां पे दिक्कत आएगी कि बोर्ड है ये छोटा हो जाएगा। तो देखो, मैं दर्पण को थीटा कोण पे ऐसे मैं घुमा देता हूं। दिखाई दे रहा है सारों को? ये मैंने क्या किया है? दर्पण को घुमा दिया। देखो, दर्पण पहले ऐसे था और मैंने इसे ऐसे घुमा दिया। किस कोण पे घुमाया है मैंने? इसे थीटा कोण पर मैंने इसे घुमा दिया, तो ये इसकी दूसरी स्थिति होगी। ठीक है बात? चलो, अब दर्पण पर आपतित किरण ऐसे लंबवत आ रही थी। देखो, तो ये दर्पण की आपतित किरण थी। पहले वाले दर्पण की ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण थी। यही कौन सी किरण थी? यही परावर्तित किरण थी। और यही क्या था? यही अभिलंब था। तो यही तो अभिलंब था, यही आपतित किरण थी, और यही कौन सी थी? परावर्तित किरण। ठीक है, तीनों के तीनों यही थे। ठीक है भाई बात? अब देखना,
मैंने क्या किया, इस दर्पण को घुमा दिया। तो सबसे पहले बताओ इसका अभिलंब कहाँ है, तो अभिलंब कौन सा होता है, 90 डिग्री पे। तो इसका जो अभिलंब है वो तो सर ये रहा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, ये इसका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये इसका क्या हो चुका है, अभिलंब हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये इसका अभिलंब है तो अभिलंब किस कोण से घूम गया। देखो अगर आपको पता है कि दर्पण थीटा से घुमा है तो पहले अभिलंब यहां था तो अभिलंब इधर आ गया। देखो जैसे ये अंगुलियां देखना, ये देखो ऐसे, ये दर्पण है और ये क्या है, ये अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब। अब मैंने क्या किया, इसको थीटा कोण से घुमा दिया। ये देखो, तो जो अभिलंब है वो भी किस कोण से घूम गया, थीटा कोण से घूम गया। देखना दोबारा देख लो, ये देखो, ये क्या है, ये दर्पण है, ये क्या है, ये अभिलंब है। ठीक है, मैंने दर्पण को किस कोण से घुमा दिया, थीटा से। ये देखना, वो देखो अभिलंब भी किस कोण से घूम गया, थीटा कोण से घूम गया। ठीक है, तो जो अभिलंब है वो किस कोण से घूम गया है, ये देखो, ये थीटा कोण से घूम गया। मेरी बात समझ आ रही है आपके, किस कोण से घूम गया, ये थीटा कोण से ये कोण हो चुका है। ठीक है, अब बताओ ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। ठीक है, ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण वही है। दूसरे वाले दर्पण के लिए ये कौन सी किरण है, दूसरे वाले का मतलब दूसरी स्थिति में ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और दोनों के बीच में कोण बन गया। तो ये कौन सा कोण है, फिर आप पता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण बोलते हैं, अपन उसे बोलते हैं कौन सा कोण है, आपतन कोण। तो ये है आपतन कोण। अब बताओ तो क्या किरण वापस ऐसे ही लौटेगी, अब की बार ऐसे नहीं लौटेगी, क्योंकि दर्पण अब की बार ये है इसकी स्थिति, और अब किरण ऐसे आ रही है और ये है अभिलंब। तो देखो इस दर्पण की स्थिति में तो ये तिर्यक आ रही है, ऐसे तिरछी आ रही है। अरे मेरी बात समझ आ रही है, अब की बार ये अभिलंबक नहीं है, 90 डिग्री बढ़ी। अगर ये ऐसे आती तब ये क्या होती है, 90 डिग्री पे। तो दर्पण के घूमने पर ये जो किरण पहले इसके लंबवत थी अब वो इसके लंबवत नहीं रही। तो इस कंडीशन में ये आपतित किरण है, और ये कौन सी हो जाएगी, देखो यहां पे टकराने के बाद ये कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण। मेरी बात समझ में आ रही है। चलो चाहो तो मैं इसे इस वाले कलर से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि ये दूसरी स्थिति वाली परावर्तित किरण है। तो दूसरी स्थिति के लिए मैं इसे पिंक कलर से दिखा देता हूं। ये कौन सी हो गई भाई, ये हो गई परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। और ये वाला कोण कौन सा है, परावर्तन कोण, तो ये भी थीटा ही है। चलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या, बताओ समझ में आई। चलो या अब मेरे को बताओ परावर्तित किरण किस कोण से घूम गई, परावर्तित किरण है वो किस कोण से घूम गई। तो देखो मेरे को बताना, पहले दर्पण ये था, फिर दर्पण ये हो गया, तो कितना कोण है दोनों बीच में, थीटा। पहले परावर्तित किरण कौन सी थी, पहले परावर्तित किरण ये वाली थी, ये फर्स्ट है परावर्तित किरण। और अब परावर्तित किरण कौन सी है, तो ये है अब परावर्तित किरण। दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, देखो थीटा और थीटा, यानी कितना बन गया, 2 थीटा। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि जब दर्पण को अपन थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण किस कोण से घूम जाती है, 2 थीटा कोण से घूम जाती है। तो सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे, सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, जब आपतित किरण को नियत रखकर, नियत का मतलब फिक्स, जब आपतित किरण को नियत रखकर अपन समतल दर्पण को क्या करते हैं, थीटा कोण पर घुमाते हैं। तो जब आपतित किरण को नियत रखकर समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है, किस कोण से, 2 थीटा। तो 2 थीटा कोण से क्या जाती है, घूम में जाती है। तो ये इसका प्रूफ हो गया, ये डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है ये बात, तो ये था सेकंड पॉइंट हो गया। अब चलते हैं अपन कौन से पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट के ऊपर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखना थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है। ये मैंने बनाया समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया, और यहां है ये क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट का मतलब समझते हो, स्थिर, रुका हुआ है। ठीक है, ये क्या है, रुका हुआ है, स्थिर है। अब आप क्या कर रहे हो, दर्पण को v वेग से वस्तु
की साइड लेके आ रहा हूं। ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु। जो व्यक्ति खड़ा है उसे अपन क्या ले रहे हैं, वस्तु। इसका इसमें क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो जब आप प्रतिबिंब को किस वेग से लेके आ रहे हो, v वेग से वस्तु की साइड लेके आ रहे हो, तो इसका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा दर्पण के अंदर, वो 2v वेग से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। मतलब क्या है, देखो आपके सामने समतल दर्पण है, आप उसके सामने खड़े हो और आपका जो प्रतिबिंब है वो आपको दर्पण में दिखाई दे रहा है। आप रुके हुए हो, दर्पण भी रुका हुआ है और प्रतिबिंब भी रुका हुआ है, प्रतिबिंब नहीं चल रहा है। जब आप क्या करोगे, दर्पण को v वेग से पास लाओगे, जैसे मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड से पास लेके आ रहे हो, तो उसमें जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से पास आता हुआ दिखेगा। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड से आप दूर लेके जा रहे हो तो जो प्रतिबिंब है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से दूर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपके, कि अगर आप क्या कर दो, वस्तु को फिक्स रख के दर्पण को v वेग से आगे लाओगे तो प्रतिबिंब 2v वेग से क्या होगा, आपको आता हुआ दिखाई देगा। या फिर दर्पण को आप क्या कर रहे हो, v वेग से वस्तु से दूर लेके जा रहे हो तो प्रतिबिंब जो है वो 2v वेग से दूर जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, बात एक तो कंडीशन हो गई ये। दूसरी जो कंडीशन है वो भी अपन देख लेते हैं। अगर प्रतिबिंब जो है उसकी, और अपन दर्पण की बात करें, देखो वस्तु को दोबारा आप किसमें रखो, वस्तु को दोबारा रेस्ट में रखो, किसमें, रेस्ट में, स्थिर अवस्था में, और दर्पण है उसे अभिलंबवत दिशा में ऊपर की साइड खींचो, सही है, ऊपर की साइड अभिलंबवत। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु भी स्थिर अवस्था में रहेगी और प्रतिबिंब भी स्थिर अवस्था में रहेगा। यानी दर्पण को आप क्या करो, अभिलंबवत दिशा में ऊपर की तरफ खींचते हो तो क्या होता है, न तो प्रतिबिंब का वेग प्राप्त होता है और न ही वस्तु का। तो वस्तु का वेग भी 0 है तो प्रतिबिंब का वेग भी कितना प्राप्त होगा, आपको 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होगी। इसमें तो बेसिकली कौन मूवमेंट कर रहा था, कौन चल रहा था, तो आप कहोगे कि इसके अंदर दर्पण चल रहा था। अब देखो मैं वस्तु को चला देता हूं, वस्तु को चलाने से क्या होता है देखना, या देखो अब की बार जो दर्पण है वो नहीं चल रहा है, दर्पण कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। ठीक है, दर्पण वो है वो कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में, और वस्तु जो है वो चल रही है, किस वेग से चल रही है, v वेग से दर्पण की ओर चल रही है। किसकी ओर चल रही है, दर्पण की ओर। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो प्रतिबिंब है वो 2v वेग से आपको दौड़ता हुआ दिखाई देगा। किसकी तरफ, प्रतिबिंब किसकी तरफ है, दर्पण की ओर आपको 2v वेग से। मतलब क्या है, आप दर्पण के सामने खड़े, दर्पण वही है, आप दौड़ते हुए जा रहे हो, किस वेग से, v वेग से। तो आपका जो प्रतिबिंब अंदर बन रहा है वो किस वेग से दौड़ता हुआ आएगा पास में, 2v वेग से। किस वेग से, 2v वेग से। ठीक है, और लास्ट जो है वो केस है, उसमें देखना अगर मैं क्या करूं कि जो वस्तु है उसे v वेग से, किसे, v वेग से मैं क्या करवा दूं, गति करवा दूं ऊपर की साइड। किस वेग से, v वेग से। मतलब वस्तु है वो ऊपर की तरफ जा रही है y दिशा के अंदर, और किस वेग से, v वेग से। तो प्रतिबिंब भी किस वेग से चलता है, v वेग से ही चलता है। किस वेग से चलता है भाई, v वेग से चलता है। तो देखो 4 कंडीशन होगी, 4 क्या हो गई, कंडीशन होगी। मैं रिपीट कर देता हूं। देखो पहला जो केस था उसमें कौन दौड़ रहा था, दर्पण गतिशील हो, दर्पण क्या हो, गतिशील हो। जब दर्पण गतिशील होगा तब क्या होगा, तो दर्पण गतिशील हो तो इसमें मैंने बताया है वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट, वो v वेग से नहीं, ऑब्जेक्ट है वो स्थिर अवस्था में, ठीक है, रेस्ट, स्थिर अवस्था में। दर्पण यानी मिरर जो है वो v वेग से इस साइड क्या है, गतिशील है।
तो जो प्रतिबिंब है वो किस वेग से, 2v वेग से गतिशील होगा। ठीक है, एक तो ये केस था इसमें, और एक ये वाला केस है, वस्तु रेस्ट में है, स्थिर अवस्था में है, दर्पण है, तो दर्पण को आप y दिशा में ऊपर की साइड लेके जा रहे हो, किस वेग से, v वेग से। m तो किसको बता रहा है, मिरर को, vm मतलब वस्तु का नहीं, दर्पण का वेग। और यहां है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का वेग भी कितना प्राप्त होगा, 0, यानी ये भी रेस्ट में ही आएगा जब ऊपर की तरफ गति करे। एक तो केस था ये, ठीक है। और दूसरा जो केस है वो क्या है, वो है वस्तु के लिए। किसके लिए, वस्तु के लिए। तो ये अपना जो थर्ड पॉइंट है वो ही चल रहा है, ठीक है। और इसमें जो अपना दूसरा केस है वो है वस्तु जब गतिशील हो, वस्तु गतिशील हो। तो जब वस्तु गतिशील होगी तब क्या होगा, जैसे सपोज करो ये जो वस्तु है वो v वेग से गतिशील है, दर्पण यानी मिरर जो है वो स्थिर है। कैसा है, स्थिर है। तो जो प्रतिबिंब है वो क्या है, 2v वेग से हमें दर्पण की तरफ दौड़ता हुआ दिखता है। तो मतलब जब वस्तु का वेग कितना हो, v हो, तो प्रतिबिंब का वेग कितना प्राप्त होता है, 2v प्राप्त होता है। अब जरूरी नहीं है कि इसका वेग किस दिशा में, ऐसे भी हो सकता है। अगर वस्तु v वेग से दूर जा रही है तो प्रतिबिंब है वो 2v वेग से दूर जाता हुआ दिखाई देता है। अगला जो है वो देखना, अगर वस्तु y दिशा में v वेग से गतिशील हो, है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे दर्पण जो है वो स्थिर है, अभी भी केवल वस्तु गति कर रही है। इस स्थिति में प्रतिबिंब है वो y दिशा में v वेग से जाता हुआ दिखाई देता है। अब जरूरी ऊपर की साइड या नीचे की साइड भी हो सकता है, तब भी v ही होगा, इस दिशा में नहीं हो सकता बस ये, ठीक है। तो देखो मैं आपको जब हिंदी में बताऊंगा तो मैं क्या कह सकता हूं, देखना, जब केवल वस्तु गतिशील होती है तो आप उसमें फर्स्ट केस लगा के लिखते हो कि जब वस्तु v वेग से दर्पण की दिशा में या दर्पण की ओर गतिशील होती है तो प्रतिबिंब का वेग 2v प्राप्त होता है। जब वस्तु दर्पण के अभिलंबवत v वेग से गतिशील होती है तो प्रतिबिंब का वेग भी v ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आप बातें लिख दोगे। आप ऐसा कैसा लिख दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये 1 नंबर का पूछ लेता है कई बार, तो आपके काम में आ सकता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं अपने 4th पॉइंट के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। देखो 4th जो पॉइंट है वो आपको क्या कह रहा है, जैसे आप है ना कि भाई सैलून पे जाते हो तो आपने दर्पण देखे होंगे, दर्पण जो है ना आमने सामने लगे होते हैं। तो जब आप है ना दर्पण के सामने बैठते हो तो एक आगे वाले में आपका प्रतिबिंब दिखता है, एक पीछे वाले में आपका प्रतिबिंब दिखता है, ऐसा होता है। और फिर बहुत सारे प्रतिबिंब आपको दिखाई देते हैं। तो देखना है क्या, जैसे सपोज करो ये देखो 2 दर्पण है वो आपने आमने सामने रख रखे हैं ऐसे, और बीच में आप खड़े हो, तो इस कंडीशन में आपके प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे, अनंत। अनंत क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपका प्रतिबिंब बनेगा, इसमें भी आपका प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब का इसमें प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब का इसमें प्रतिबिंब, तो बहुत सारे प्रतिबिंबों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो दोनों दर्पण है वो मिले हुए हैं, देखना कुछ कोण पे रखे ऐसे, 2 दर्पणों के बीच का जो कोण है वो आपको दे रखा है। मतलब 2 दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए, 2 दर्पणों को आपने ऐसे रख रखा है। इस कंडीशन में अगर कोई वस्तु इनके बीच में रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे वो देखना। तो आप लिखते हो इस केस में जब दर्पण क्या हो, जब दर्पण है वो थीटा कोण पर क्या हो, झुके हुए हो, जब दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा देखना, इस कंडीशन में आप लिखोगे प्रतिबिंबों की संख्या, किसकी संख्या, प्रतिबिंबों की
संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर वो आ जाएगा 360 बटे थीटा। कितना आ जाएगा 300। तो ये है प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का सूत्र। ठीक है, इसमें भी केस बन जाते हैं, अभी इसमें भी क्या बनते हैं, केस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस, अगर n का मान क्या हो, अगर n सम हो तो प्रतिबिंब की संख्या n-1 कितनी, n-1 होगी। n-1 होगी मतलब कैसे हो, इसी का एक एग्जांपल बता देता हूं। सपोज तो थीटा का मान 60 डिग्री है, तो n का मान कितना आ जाएगा 360 बटे 60 यानी 6। तो प्रतिबिंब की संख्या 6 नहीं होगी, 6 माइनस 1 यानी कितनी होगी, 5 होगी। मेरी बात समझ आ रही है कि जब दो दर्पणों को, देखो क्वेश्चन आ सकता है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। किस कोण पर झुके हुए हैं, 60 डिग्री के कोण पर। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 6 नहीं होगी, कितनी होगी, 5। ठीक है, अगर n का मान क्या हो, केस ले लेता हूं मैं सेकंड केस में देखना, n है वो विषम हो, n क्या हो, विषम हो, तो इसमें भी दो केस बन जाते हैं। इसके दो केस हैं, एक सममित के लिए और एक असममित के लिए। किसके लिए, असममित के लिए। सममित में क्या होगा, असममित में क्या होगा, एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये दो दर्पण है, दिख रहे हैं आपको, ये अपने पास कितने दर्पण है, 2 दर्पण है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से 40 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। इस कोण पे 40 डिग्री कोण पे 2 दर्पण मैंने लगा रखे, समतल दर्पण, और इनके बीच में जो वस्तु है वो कुछ ऐसे रख रखी है। देखना, एक तो इनके बीचों बीच यानी एकदम 20 डिग्री कोण ये रख रखी वस्तु, और एक रख रखी है यहां पे। ये देखो, ये जो है ये तो 10 और 30 यानी पहले वाले दर्पण से 10 डिग्री पे और दूसरे वाले दर्पण से 30 डिग्री हो गया 40। और दूसरी जो वस्तु है ये वाली, ये अगर इधर से भी 20 और उधर से भी 20। इस कंडीशन में देखो आप सममित कौन सा बताओगे, असममित कौन सा बताओगे। सममित का मतलब 2 बराबर भागों में बांट दे, और असममित का मतलब है कि जो 2 बराबर भागों में नहीं बांटे। ठीक है, तो ये वाली वस्तु है जो सममित रखी है। सममित का मतलब क्या है, दोनों दर्पणों से बराबर दूरी पर रखी है। और ये वाली जो वस्तु है वो इस दर्पण के पास है और उस दर्पण से क्या है, दूर। तो सममित और असममित की स्थिति आपके समझ में आ गई होगी। तो देखो n का मान कितना हो, विषम हो। जो सबसे पहले देखो क्या n का मान विषम प्राप्त होता है, तो n निकाल लो। n का मान आएगा 360 बटे 40 और ये कितना आ जाएगा, 2। तो विषम है अभी। ठीक है, क्या है, विषम। तो प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो सममित में तो आती है n-1 और असममित में आती है n। ठीक है क्या, अब देखो सुनना क्वेश्चन कैसे आता है। देखो, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 40 डिग्री के कोण पर रखे हैं। ठीक है, वस्तु को इस प्रकार से रखा जाता है कि फर्स्ट है, वस्तु पहले दर्पण से 10 डिग्री के कोण पर स्थित है, और दूसरा है वस्तु क्या है, पहले दर्पण से 20 डिग्री के कोण पर स्थित है। तो दोनों स्थितियों में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखो कितने बनेंगे प्रतिबिंब, पहले वाले में देखो, पहले वाले में क्या है, 10 डिग्री कोण पर स्थित है, तो इसका मतलब कौन सी स्थिति है, असममित। क्यों, इधर से 10 तो उधर से 30 हो गया। ठीक है, तो ये वाली स्थिति हो गई असममित, और असममित के केस में जितना n का मान आएगा उतना ही क्या होगा, मान होगा। तो ये कितना आ गया, 9 आ गई। ठीक है, और अगर सममित रखी है तो 9 माइनस 1 यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे, फिर 8 प्रतिबिंब बनेंगे। तो पहले का आंसर आ गया 9 और दूसरे का आंसर हो गया 8। जब सममित रखी जाए तो 1 घटा दो, और जब असममित रखी जाए तो उतने कितने आंसर रख दो। तो ठीक है, ये थे आपके फॉर्मूले। फॉर्मूला निकालने के लिए 360 बटे थीटा का काम में दोगे आप। ठीक है, थीटा कोण है, कोण का भाग दे दो आप। अगर सम संख्या आ रही है, सम संख्या का मतलब कितना आया है, 8 है, तो
तो 8 उत्तर नहीं होंगे, 1 घटा देना, ठीक है। और अगर n का मान विषम आ रहा है, जैसे 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो उसमें फिर आपको केस लगाने पड़ेंगे सममित और असममित वाला, ठीक है। तो ये था अपना क्या कुछ पॉइंट समतल दर्पण से रिलेटेड, तो ये अपना 4th पॉइंट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। चलो अगली जो अपनी हेडिंग है वो है, नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो अपन देख लेते हैं, वो है दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। दर्पण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, अपन वो देख रहे हैं कि दर्पण के प्रकार है वो कितने, ठीक है। चलो अपन दर्पण के प्रकार देख लेते हैं कितने प्रकार है। तो देखो मैंने आपको बताया था ग्लास यानी कांच का टुकड़ा लो, अगर आप प्लेन लेते हो और उसके एक साइड पॉलिश कर देते हो तो समतल दर्पण का निर्माण हो जाता है। तो देखो दर्पण बेसिकली होता क्या है कि कांच की सतह पर आप क्या कर दो, उच्च कोटि की पॉलिश कर दो। वो जो पॉलिश होती है वो मुख्यतः सिल्वर नाइट्रेट की करते हैं, आप किसकी कर देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की, ठीक है। तो आप कांच का टुकड़ा लो और उसके एक साइड पॉलिश कर दो तो दूसरी साइड है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाएगी, मतलब वहां से क्या होगा, परावर्तन होगा, और परावर्तन होने से आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा, प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो दर्पण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। दोनों प्रकार मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, एक तो है समतल दर्पण, और दूसरा है गोलीय दर्पण। दूसरा जो है वो कौन सा है, गोलीय दर्पण। तो 2 तरह के दर्पण होते हैं, एक तो समतल दर्पण होता है, एक कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण आपने पढ़ लिया क्या, चिकनी प्लेन सरफेस लो, प्लेन का मतलब एकदम समतल, और उसके एक साइड क्या कर दो, आप पॉलिश कर दो, तो ये जो है ये कौन सा दर्पण बना है, ये समतल बन गया, ठीक है। ये था समतल आपका। तो इसकी जो परिभाषा ऐसी होती है क्या, पॉलिश युक्त, क्या भाई, पॉलिश युक्त समतल कांच की सतह को अपन क्या बोल देते हैं, समतल दर्पण। और दूसरा होता है कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। कौन सा, गोलीय दर्पण। तो ये अपन अब पढ़ लेते हैं, इसका तो आपने डिटेल देख लिया है, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, देखो कौन सा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, समतल और गोलीय। तो अपनी जो अब हेडिंग है वो कौन सी हेडिंग है, गोलीय दर्पण। तो ये हो गया अपना गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में अपन अब पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। देखो गोलीय दर्पण क्या होता है, देखो आप क्या करते हो, एक खोखला कांच का गोला ले लो, क्या ले लो, एक खोखला कांच का क्या ले लो, गोला। टेनिस बॉल देखिए क्योंकि टेनिस बॉल खोखली होती है अंदर से, तो वैसे एक खोखला क्या ले लो, कांच का एक गोला ले लो, ठीक है। और उस खोखले कांच के गोले को आप काट दो, देखो ऐसे से, मान लो मैंने यहां से इसे क्या किया, ऐसे काटे कर दिया, ये मैंने इतना हिस्सा इसका क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। तो ये मैंने काट दिया। इस गोले का ये क्या है, ये केंद्र है, ये गोले का क्या है, ये केंद्र, ठीक है। तो इस गोले को मैंने काट के इस पार्ट को मैंने अलग रख लिया, ये इस पार्ट को मैंने, ये देखो ये मैंने क्या किया, इस पार्ट को अलग से रख लिया है, ये वाला पार्ट हो गया। अब क्या है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस पार्ट के एक तरफ पॉलिश कर रहा हूं। तो आप कहोगे सर यहां पे तो फिर 2 भाग हो गए, आप पॉलिश यहां भी कर सकते हो बाहरी भाग के ऊपर, और इसके आंतरिक भाग पे भी पॉलिश की जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बाहरी भाग पे क्या कर देता हूं, ये पॉलिश कर देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक साइड से क्या कर दिया, ऐसे पॉलिश। तो दूसरी जो सतह है, ये वाली सतह, ये क्या बन गई, परावर्तक, परावर्तक सतह बन गई। कौन सी सतह बन गई, परावर्तक। परावर्तक सतह का मतलब यहां से परावर्तन की घटना होगी, किरण अगर आपतित होगी तो परावर्तित हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये वाली कौन सी सतह बन गई, परावर्तक सतह बन गई। और ये जो दर्पण बना है उसे अपन बोलते हैं गोलीय दर्पण।
कैसा दर्पण? गोलीय दर्पण। तो अपन क्या कह सकते हैं कि किसी खोखले कांच के गोले को अगर किसी भाग को काट कर अपन उसके एक तरफ क्या कर दे, पॉलिश कर दे, है ना, और पॉलिश भी कौन सी? सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर आप उसके एक तरफ क्या कर दें, पॉलिश या पेंट कर दें, तो उसका दूसरा हिस्सा किसकी तरह व्यवहार करता है? परावर्तक सतह की तरह व्यवहार करता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। मेरी बात समझ आई? तो परिभाषा में आप कुछ ऐसा लिख सकते हो कि किसी खोखले कांच के गोले के किसी भाग को काटकर अगर उसके एक और पॉलिश कर दी जाए तो उसका दूसरा जो सिरा है, दूसरा जो उसका भाग है दूसरी ओर का, वो परावर्तक सतह की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। और जो बना दर्पण है वो कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया भाई? ये गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिश करने की दो तरीके हो गए। एक तो आप बाहर की साइड पॉलिश कर सकते हो, उभरे हुए भाग पर, जो उभरा हुआ भाग है ना, बाहर की तरफ उठा हुआ जो भाग है उस पे पॉलिश कर सकते हो, और एक आप अंदर की साइड क्या कर सकते हो? पॉलिश कर सकते हो। ठीक है, तो पॉलिश करने के दो तरीके हो गए। ठीक है, तो देखना यहीं से फिर क्या हुआ, दर्पण है वो दो भागों में विभाजित हो गया। तो गोलीय दर्पण अगेन दोबारा दो प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है अवतल, एक तो कौन सा है? अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। एक तो कौन सा है? अवतल दर्पण, और दूसरा कौन सा है? उत्तल। अब उत्तल और अवतल कैसे बनते हैं वो आप देख ले। तो देखो आपने गोले को काटा, खोखले गोले को बाहर से, ये देखो अंदर से खोखला है, तो ये पार्ट बचा, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पार्ट के आपने उभरे हुए भाग पर, उभरे का मतलब क्या है? बाहरी, बाहरी भाग पर आपने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। बाहरी भाग पर आपने क्या किया है? पॉलिश की है। और पॉलिश करने से कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। कौन सा बन गया? अवतल। और अगर आप क्या कर दो, आंतरिक भाग, धसा हुआ जो भाग है उस भाग पर आप क्या कर दोगे? उठे हुए भाग पर नहीं, धसे हुए भाग पर, आंतरिक पर, आंतरिक भाग पर आप क्या कर दो? पॉलिश कर दोगे। तो कौन सा दर्पण बनेगा? फिर बनेगा उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। तो याद रखो बस ऐसे, बाहरी भाग पे कर दोगे तो अवतल बन जाएगा, और आंतरिक भाग पे कर दोगे तो उत्तल बन जाएगा। तो दो तरह के दर्पण हो गए, गोलीय दर्पण, उत्तल और अवतल। तो उत्तल और अवतल दर्पण में आप क्या लिख सकते हो कि गोलीय दर्पण के अगर बाहरी भाग पर क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए, या उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया अपन? पॉलिश कर दें, तो अवतल दर्पण का निर्माण हो जाता है। और धसे हुए या फिर आंतरिक भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो किसका? उत्तल दर्पण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि खोखले गोले के कटे हुए भाग पे, कौन से? कटे हुए भाग के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दोगे तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा, और आंतरिक भाग पर पॉलिश कर दोगे तो उत्तल दर्पण का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में? ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है वो कटा, ठीक है, लेकिन देखो ये जो पार्ट है जो मैंने यहां बनाया है, तो अब मेरे को बताओ इस खोखले गोले का केंद्र ये नहीं है क्या? ये इसका क्या है? केंद्र है। और इस केंद्र को अपन बोलते हैं वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र? वक्रता केंद्र। सी से लिख देते हैं इसे। किससे लिख देते हैं? सी से। तो देखो आपने क्या किया? खोखले गोले को काट दिया, इसके एक साइड क्या कर दी? पॉलिश कर दी। ये बन गया गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण बन गया। और इसका जो केंद्र है वो कौन सा है बताओ? ये है वक्रता केंद्र। बाकी पार्ट का कोई काम है नहीं, तो मैं इसे मिटा देता हूं। दिखाई दे रहा है ये इसका क्या है? केंद्र था। ठीक है, और केंद्र को दर्पण से ये मिला दिया। तो देखो बेसिकली अगर मैं वर्त के अंदर इसको मिलाऊं तो ये त्रिज्या नहीं होती क्या? ये त्रिज्या ही होती है, लेकिन यहां इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या है ये? वक्रता त्रिज्या है। और इस दर्पण के मध्य बिंदु को बोल देते हैं अपन ध्रुव। क्या बोल देते हैं अपन? ध्रुव P। और ये जो रेखा है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है, उसे बोल देते हैं अपन मुख्य अक्ष। कौन सी अक्ष है ये? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये है मुख्य अक्ष।
और ये जो भाग आपने काटा है, ये जो चाप सा नजर आ रहा है, इसे बोल देते हैं द्वारक। ये क्या है? द्वारक हो गया। तो बातें कुछ समझ आ रही है आपकी? ठीक है, तो ये कुछ आपके उत्तल और अवतल दर्पण थे। ठीक है बात। अब स्टार्ट कर देते हैं अपन कुछ परिभाषाएं जो आपके दर्पण में काम में आने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं अपन क्या कुछ परिभाषाएं किससे रिलेटेड? उत्तल और अवतल दर्पण से। तो अगली जो हेडिंग है वो है अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं अपन। ठीक है, और इसमें फर्स्ट जो है वो आ जाती है द्वारक। क्या आ गया? द्वारक। अपर्चर बोलते हैं इसे, द्वारक। तो जो द्वारक है वो क्या होता है? तो देखो, आपने गोले को काटा था, है ना, और गोले को काटने के बाद में ये भाग अपने को प्राप्त हुआ था और यह आपने दर्पण बना दिया था। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का ये वर्ताकार क्या हो गया? चाप हो गया एक। ये क्या हो गया? एक वर्ताकार क्या हो चुका है? चाप। तो इस चाप को बोलते हैं अपन द्वारक। तो आप क्या लिखोगे? गोलीय दर्पण के वर्ताकार चाप को अपन क्या बोलते हैं? द्वारक बोल देते हैं। तो पहली परिभाषा हो गई द्वारक की, गोलीय दर्पण का वर्ताकार चाप द्वारक कहलाता है। ठीक है, क्या लिखोगे? द्वारक कहलाता है, जिस पर आपतित प्रकाश की किरणों का क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, तो इस पे जो आपतित होंगी किरणें उसका क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो, जो द्वारक का एक भाग है वो परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है और दूसरे भाग पर क्या होती है? पॉलिश की हुई होती है। ठीक है, तो ये बातें आप लिख सकते हो द्वारक के अंदर। अगला जो है वो है ध्रुव। इसे ओ से भी लिख देते हैं और पी से लिख देते हैं। याद रखना, ध्रुव जो है उसे ओ से भी लिख देते हैं और किससे लिख देते हैं? पी से। ध्रुव कौन सा होता है? द्वारक का जो मध्य बिंदु है, द्वारक का मध्य बिंदु वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। परिभाषा में लिखोगे, गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव ओ या पी कहते हैं। ठीक है, दो परिभाषाएं हो गई। तीसरी देखते हैं अब, वक्रता केंद्र। इंपोर्टेंट है भाई, वक्रता केंद्र सी, है ना, ये इंपोर्टेंट है। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो देखो, वक्रता केंद्र क्या होता है? पहले चलो आप उस गोले के पास जहां से आपने काटा था गोले को और दर्पण बनाया था, उस गोले का जो केंद्र है वो ही क्या था? वक्रता केंद्र। तो आप क्या लिखोगे? देखो, गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग था उसका केंद्र ही क्या होता है? वक्रता केंद्र। मेरी बात समझ रही है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो परिभाषा लिखोगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं? सी से लिख देते हैं। यहां तक बातें समझ में आ रही है आप? चलो, तो ये था आपका कौन सा? वक्रता केंद्र। देखो, इन तीनों को मैं डायग्राम में अब आपको बता देता हूं। ये क्या है? ये द्वारक है। ये क्या है? वक्रता केंद्र हो गया। ये है द्वारक, जिसे मैं लिख रहा हूं पी एम पी और एन से। तो एम पी एन है द्वारक, चाप जो पूरा है वो द्वारक है। और ये जो मध्य बिंदु है ये है ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। ठीक है, और ये जो केंद्र है, यानी इस गोले को पूरा कर दो। वैसे ये तो आधा ही भाग है जो आपने काट के अलग किया है, इसे पूरा कर दोगे तो केंद्र है वो कौन सा है? ये बोलते हैं वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र? वक्रता केंद्र। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब अपन आगे इसी क्रम में। फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ जो डेफिनेशन है, वक्रता त्रिज्या।
वक्र का त्रिज्या यानी कैपिटल आर। ये त्रिज्या क्या होती है? तो त्रिज्या क्या होती है पता है, देखो गोला बना दो, केंद्र से दूरी ले लो, ये क्या है? त्रिज्या है। तो ये तो आधा ही गोला है, पूरा कर लो अपने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गोले का भाग तो यही है, यही तो वर्ग और ये केंद्र है, इनके बीच की जो दूरी है ये क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या है। तो आप क्या कहोगे? केंद्र से दूरी होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है। तो यहां पे आप बोलोगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। दोबारा अगेन मैं बोल देता हूं, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन फोकस बिंदु। फोकस बिंदु भी बोल देते हैं, मुख्य फोकस भी बोल देते हैं इसे, मुख्य फोकस। और ये भी बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, ये देखना भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्या होता है मुख्य फोकस या फोकस बिंदु? दर्पण पर अगर आपने देखो 10th क्लास में पढ़ रखा है, दर्पण पर अगर समानांतर आपन क्या करें, किरणों को आपतित करवा दें, तो टकराने के बाद में इनका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे बोलते हैं फोकस बिंदु। कौन सा बिंदु? फोकस बिंदु। तो ये तो अवतल में बात हुई, उत्तल में तो आभासी चीजें होती हैं, तो उसमें अपने को लिखना पड़ता है क्या? जिस बिंदु से, देखो आप अवतल में तो लिख दोगे जिस बिंदु से होकर गुजरती है, और उसमें लिखोगे गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो दोनों केस हो गए, वास्तविक का भी हो गया और काल्पनिक का भी। काल्पनिक के अंदर तो आप लिखोगे प्रतीत होती है, और इसमें आप लिख दोगे गुजरती है वास्तव में। ठीक है, तो देखना फोकस बिंदु में आप क्या लिखोगे? दर्पण पर, किस पर? दर्पण पर, गोलीय दर्पण पर समानांतर आपतित होने वाली किरणें, क्या लिखोगे? दोबारा देख लो, गोलीय दर्पण पर समानांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु या फिर मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं कैपिटल एक्स। किससे? कैपिटल एक्स। बातें समझाई। समानांतर आपतित होने वाली परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होगी? गुजरेगी, जिस बिंदु से गुजरेगी, जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे बोलेंगे फोकस बिंदु। ठीक, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, इससे आप ध्यान रखोगे भी। क्या? देखो अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, हाँ भाई हाईली इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु या फोकस जो है दर्पण के सामने होता है, दर्पण के सामने स्थित होता है, और उत्तल का दर्पण के पीछे। मतलब क्या है? देखो इस साइड वस्तु रखिए और ये है दर्पण, इसके सामने क्या होगा? जिस ओर से किरणें आ रही है, जिस ओर वस्तु रखी हुई है, उसी ओर क्या होता है? फोकस होता है। किसके अंदर? अवतल में। लेकिन उत्तल में ऐसा नहीं होता। उत्तल में क्या होता है कि जिस ओर से प्रकाश की किरणें आ रही है, जिस ओर से वस्तु, उसके विपरीत ओर यहां पे क्या होता है? फोकस, यानी दर्पण के पीछे, और इसमें दर्पण के आगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो ये आपको फोकस बिंदु भी पता चल गया, फोकस बिंदु क्या होता है। और लास्ट जो है वो अपन देख लेते हैं, लास्ट है वो है फोकस दूरी। तो ये है फोकस दूरी, नहीं फोकस दूरी, स्मॉल एफ। तो फोकस दूरी एफ है, वो क्या होती है? देखो एफ क्या होती है? फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी है, ये क्या होती है? फोकस दूरी। तो लिखोगे आप परिभाषा में, गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है।
कौन सी दूरी? फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं, इससे लिखते हैं स्मॉल एफ से। तो याद रखना फोकस दूरी को लिखते हैं स्मॉल एफ से। ये कुछ परिभाषाएं थी जो आपके काम में आने वाली है। कितनी परिभाषाएं हो गई? 6 परिभाषाएं हो गई और यह आपके काम में आने वाली। ठीक है, ठीक है। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है प्रतिबिंब निर्माण, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप पढ़ के रखो, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो आपको कल ही मिल जाए सुबह, और हो सकता है आज शाम को ही वो अपलोड हो जाए, और आप ये साथ साथ में पढ़ते रहना। इनके नोट्स है वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है बात, यहां तक आप पढ़ते रहे, और ये जो जितना भी पार्ट हो गया उसे आप दोबारा भी पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू।